अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पार्ट 3 की। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर की, जिसका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर था। ये अकबर और मरियम ज़मानी का बेटा था। मरियम ज़मानी राजा भारमल की बेटी थी और आमतौर पर इसे कुछ फिल्म के अंदर जोधाबाई भी कहा जाता है। इसका असल नाम जहांगीर का शेख सलीम था, जो पैदाइश के वक्त रखा गया, लेकिन अकबर इसे हमेशा शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर को बादशाह बनने के फ़ौरन बाद ही अपने ही बेटे की बगावत के ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा, जो कि प्रिंस खुसरो मिर्ज़ा था। उसने जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, क्योंकि जहांगीर का जो फेवरेट बेटा था वो प्रिंस खुर्रम था, जो फ्यूचर में शाहजहाँ बना और जहांगीर उसे बादशाह बनाना चाहता था। लेकिन प्रिंस खुसरो मिर्ज़ा को ये पसंद नहीं था, तो उसने बगावत कर दी और जहांगीर को फिर उसे शिकस्त देना पड़ी, इसके ख़िलाफ़ जंग करना पड़ी। उसके बाद जो नूरजहाँ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हिस्ट्री में। ये अकबर बादशाह के एक ऑफिसर शेर अफ़गन की बीवी थी, जिसका असल नाम, शेर अफ़गन का असल नाम अली कुली बेग था। तो कहा जाता है कि जो सलीम था, शहज़ादा सलीम, इसकी नज़र उसकी बीवी नूरजहाँ पर थी और इसी ने शेर अफ़गन को मरवा कर उसकी बीवी नूरजहाँ के साथ शादी की। बाद में जहांगीर जो है, इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद ये कश्मीर और लाहौर के चक्कर लगाता रहा और बिलाखिर कश्मीर के एक सिटी भिंबर में ये फ़ौत हुआ। इसके जो अंदरूनी अज़ा से वो निकाल दिए गए, वहीं पे दफन कर दिए गए और बाकी बॉडी को महफूज करके लाहौर लाया गया, जहाँ पे शाहदरा बाग लाहौर में इसको दफन किया गया। ये वाहिद बादशाह है जिसकी वाहिद मुग़ल बादशाह है जिसकी कब्र पाकिस्तान के अंदर है, और किसी मुग़ल बादशाह की कब्र पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसने अपनी जो ऑटोबायोग्राफ़ी थी, जो अपने बारे में हिस्ट्री थी, वो जहांगीरनामा के नाम से खुद लिखी, जिसको आमतौर पर तुज़्के जहांगीरी भी कहा जाता है। हिरन मीनार इसने बनवाया था शेखुपुरा के अंदर अपने पालतू हिरन मानसी राज की याद में। मानसी राज वो हिरन था जो इस जगह पर, जहाँ पर यह हिरन मीनार बना हुआ है शेखुपुरा के अंदर, जब बादशाह यहाँ पे शिकार खेलने आता था तो यही हिरन दूसरे जानवरों को बहला फुसला कर इस जगह तक लेके आता था और बादशाह फिर उनका शिकार खेल लेता था। तो इसलिए इसकी याद में फिर जहांगीर ने हिरन मीनार बनाने के ऑर्डर्स दिए। उसके अलावा इसने ज़ंजीर अदल कायम की। चेन ऑफ जस्टिस एक ज़ंजीर थी जो इसके महल के बाहर लटकी रहती थी, और इस ज़ंजीर को खींचने से अंदर महल के अंदर घंटियां बजने लगती थी और जहांगीर फिर उस बंदे को बुला लेता था, और अगर उसकी शिकायत बादशाह के मनसब के मुताबिक नहीं होती थी फिर उसे सज़ा दी जाती थी। यह खुद शराब पीता था, लेकिन इसने पूरे मुल्क के अंदर हर किस्म की शराब को बैन कर दिया था। इसके दौर में एक इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ कि शेख गुरु अर्जन देव को इसने कैद कर दिया और उसी कैद के अंदर वो मर गया। लेकिन ये कत्ल एक पॉलिटिकल कत्ल था, एक रिलीजियस कत्ल नहीं था। जहांगीर का कोई मजहबी इख्तलाफ नहीं था गुरु के साथ, लेकिन गुरु जी ने खुसरो मिर्ज़ा की जो बगावत थी उसमें खुसरो मिर्ज़ा का साथ दिया था, जिसकी वजह से जहांगीर ने इसको कैद करवा के और बाद में फिर उसी कैद के दौरान वो मर गया। अनारकली एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, हिस्टोरिकल नहीं है, फिक्शन है। हिस्ट्री में इसका कोई नाम नहीं है कि इस तरह की कोई खातून उस वक़्त मौजूद थी। पहली दफ़ा विलियम फिंच ने इसको लिटरेचर में लिखा, जिसने मुगलिया दरबार का विज़िट किया था। उसके बाद अब्दुल हलीम शारर ने भी इसको एक प्रोज़ में लिखा, और लिखते वक्त उसने सबसे पहले ये मेंशन किया कि ये वर्क ऑफ फिक्शन है, अफसाना है, हकीकत नहीं है। इसके बावजूद जो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर है उसके अंदर अनारकली का एक मुबैना मज़ार मौजूद है। मज़ार भी मौजूद है और तारीख़ में कोई वजूद भी नहीं है। खैर, वल्लाह आलम। उसके बाद आता है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिसका बादशाही नाम जो है वो शाहजहाँ था। खुर्रम ने अर्जुमंद बानो बेगम के साथ दूसरी शादी की, जिसको आमतौर पर मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ महल से शाहजहाँ को 14 बच्चे पैदा हुए, 7 जो हैं वो बड़े हुए, बाकी बचपन में फौत हो गए, और मुमताज़ महल को ताज महल के अंदर दफन किया गया। शाहजहाँ की मुमताज़ महल के अलावा भी 8 बीवियाँ थीं, यानी कि इसके टोटल 9 बीवियाँ थीं। शाहजहाँ ने इसको इंजीनियर बादशाह कहा जाता है। इसने रेड फोर्ट बनवाया, सुरख किला, जामिया मस्जिद दिल्ली बनवाई, वज़ीर खान मस्जिद लाहौर बनाई, बहुत खूबसूरत है। अगर कभी आप अंदरूनी लाहौर का विज़िट करें तो वज़ीर खान मस्जिद को ज़रूर देखें। मोती मस्जिद लाहौर के अंदर बनवाई, जो कि शाही किला के अंदर मौजूद है। शालामार गार्डन बनवाए, महाबत खान मस्जिद बनवाई पेशावर। इसको इंजीनियर बादशाह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने बहुत सारी तामीरात की।
उसके अलावा इसने दिल्ली के अंदर ही मिनी कुतुब मीनार भी बनवाया। पहला जो कुतुब मीनार था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और ये मिनी कुतुब मीनार जो है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम ने बनवाया। जहांगीर का मकबरा यानी अपने बाप का मकबरा इसने लाहौर में तामीर करवाया। इसके अलावा रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर इसने तख्त ताऊस तामीर करवाया, जिसको पीकॉक थ्रोन कहा जाता है। मोर की शक्ल का ये एक तख्त था। नादिर शाह ने जब 1739 में दिल्ली पे कब्ज़ा किया तो उस वक़्त वो इसे एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर, एक तोहफे के तौर पर साथ ले गया ईरान। शाहजहाँ ने इसी तख्त के अंदर कोह नूर हीरा भी जुड़वाया था। इसके अलावा शाहजहाँ मास्क इसने बनवाई। जब शाहजहाँ ने अपने बाप जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत की थी उस वक़्त ये ठट्ठा सिंध के अंदर आकर इसने पनाह ली थी अपने बाप से, तो यहाँ के लोगों ने इसे बहुत इनाम इकराम दिया, उसे मेहमान रखा। तो इसी वजह से फिर शाहजहाँ ने इन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर शाहजहाँ मास्क बनवाई ठट्टा के अंदर। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसको एक्वेस्टिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। 93 गुंबद हैं इसके। एक गुंबद में खड़े होकर आप बोल रहे हैं थोड़ा सा ऊंचा, तो वो 93 के 93 गुंबदों में सर्कुलेट होकर आखिरी गुंबद तक सुनाई देता है। तो इसलिए अगर नमाज़ पढ़ाते वक्त इमाम जो है वो बोल रहा है तो उसकी आवाज़ पूरी मस्जिद के अंदर गूंजती है और स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं होती इस मस्जिद में। इस मस्जिद में कोई मीनार नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंबदों वाली मस्जिद ये है। 93 गुंबद है इस मस्जिद में। उसके अलावा जब शाहजहाँ थोड़ा सा बीमार पड़ा तो उसका जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसने बादशाहत का कंट्रोल संभाल लिया। औरंगज़ेब उस बाद में दारा शिकोह ने एक दूसरे बेटे शुजा को शिकस्त दी। औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को शिकस्त दी। उसके बाद इसने इसको मरवा दिया दारा शिकोह को और ख़ुद बादशाह बन गया। शाहजहाँ जब बाद में सेहत याब हुआ तो औरंगज़ेब ने उसे कैद कर दिया और बादशाह से उतार कर कैद कर दिया, और 8 साल तक वो कैद रहा और कैद की हालत में ही वो मर गया। इसको शाहजहाँ को मुमताज़ महल के साथ ही ताज महल के अंदर ही दफन किया गया। कहा जाता है कि एक मिथ है, एक फ़ाल्स एक्यूजेशन है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाने वाले मज़दूरों 20,000 मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ताजमहल जैसा कोई और शाहकार ना बना सकें। ये एक मिसकंसेप्शन है, और कहा जाता है कि एक थ्योरी ये है इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि मार्बल के साथ काम करते हुए उन मज़दूरों के हाथ ज़ख्मी हो जाते थे, उनमें पीप पड़ जाती थी, और उसी वजह से इस ख़तरे के पेश नज़र के उस पीप की वजह से ज़ख़म जो है वो पूरे जिस्म के अंदर ना फैल जाए, हाथ जो हैं वो कटवा दिए जाते थे। लेकिन ये 20,000 लोगों के हाथ इस तरह नहीं काटे गए थे, चंद एक लोगों के हाथ जो है इस तरह से काटे गए थे। और फिर जो सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों ने अपनी कहानियाँ जो हैं वो ख़ुद बना लीं। उसके बाद आता है मुसलमानों का सबसे चहीता बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब। औरंगज़ेब मुमताज़ महल का छठा बच्चा था और ये छठा ही मुग़ल बादशाह भी था। लास्ट इफ़ेक्टिव रूलर था मुग़ल एम्पायर के। इसके दौर में मुग़ल सल्तनत पे मुकम्मल गिरफ्त कायम थी। 1707 में ये इंतकाल कर गया। औरंगज़ेब के दौर में शरीयत की मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन हुई, और उसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए इसने फतावा आलमगीरी जो है वो मुरतब किया, लिखा, और उसके मुताबिक ही पूरे सिस्टम को चलाया। इसके अलावा अकबर के दौर में तकरीबन पूरा इंडिया मुगलिया सल्तनत के अंडर आ गया था, लेकिन औरंगज़ेब जो है इसने तकरीबन सारे का सारा जो इंडिया, थोड़ा सा एरिया छोड़कर सारे का सारा इंडिया पर कब्ज़ा कर दिया था। इसके दौर में इंडिया जो है वो दुनिया के सबसे बड़ी इकॉनमी, सबसे बड़ी मईशत बना और सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बना। दुनिया की टोटल जो GDP थी उसका 25% मुग़ल जो सल्तनत थी वो पैदा करती थी। इसके अलावा ये बादशाह था, मुग़ल बादशाह, जिसने पूरे का पूरा कुरान हिफ्ज़ किया, हदीस का मुतालिया किया, शरीयत को इम्प्लीमेंट किया, जिज़िया जो है वो उसको वापस इम्प्लीमेंट कर दिया गैर मुस्लिमों पर। इसके अलावा इसने मंदिरों की तामीर भी की, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी पैसे दिए, और बाकी बादशाहों से ज़्यादा हिंदुओं को अपने दरबार में मुलाजमत दी। औरंगज़ेब ने बहुत सारे मंदिर थे और बहुत सारी मसाजिद को गिराने के भी आर्डर्स दिए, लेकिन ये सारे आर्डर्स भी पॉलिटिकल थे, कोई मजहबी नहीं थे। मतलब उन मसाजिद में, उन मंदिरों के अंदर बादशाह के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही थी, इसलिए उनको गिराने के आर्डर्स दे दिए गए। इयन कॉपलैंड एक राइटर था उस वक़्त मुगलिया दौर में, एक अंग्रेज़ राइटर था। उसने लिखा है कि औरंगज़ेब ने जितने मंदिर तबाह किए उससे कहीं ज़्यादा मंदिर उसने तामीर किए थे। ये जो येलो पोर्शन है ये अकबर के दौर में मुगलिया सल्तनत में शामिल हुआ, जो ऑरेंज पोर्शन है वो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में
मुगलिया दौर में शामिल हुआ। बस मामूली सा हिस्सा कलकत्ता और इसके आगे पीछे जो पांडिचेरी के पास जो इलाका है वो मुगलिया दौर में उस वक्त शामिल नहीं था। बाकी सारे का सारा हिंदुस्तान जो है वो मुगलिया दौर में उस वक्त शामिल हो चुका था। इसके अलावा इसने बादशाही मस्जिद की तामीर के ऑर्डर्स दिए 1673 में। ये उस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। शाहजहाँ की तरह औरंगज़ेब भी उस्मानी सल्तनत का कुछ ख़ास वफ़ादार नहीं था, और जब उस्मानी सुल्तान सुलेमान दोम ने इसको कहा कि ईसाइयों के ख़िलाफ़ जंगों में हमारी मदद करो, तो इसने उस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। पहली जो अंग्रेज़ों और मुग़लों की जंग हुई थी, जिसको चाइल्ड्स वार कहा जाता है, अंग्रेज़ों का जो चीफ था सर जोसिया चाइल्ड, उसके नाम पर इसको चाइल्ड्स वार कहा जाता है। ये 1686 से 1690 के बीच में लड़ी गई थी, और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बुरी तरह से शिकस्त हुई। 1.5 लाख रुपया फ़ाइन हुआ, और अगली दफ़ा उन्हें बिहेव करने का वादा लेकर दोबारा तिजारत की इजाज़त दे दी गई। यानी कि इंसानों की तरह अगर तिजारत करेंगे तो ठीक है करें, नहीं तो दफ़ा हो जाए यहाँ से। उसके बाद के जो बादशाह हैं औरंगज़ेब आलमगीर के से बाद से लेकर बहादुर शाह दोम तक, उनकी एक शॉर्ट सी समरी मैंने यहाँ पे दे दी है। ज़्यादा अरसा नहीं रहे। मोहम्मद शाह रंगीला जो है 28 साल रहा। शाह आलम दोम जो है 46 साल इसने हुकूमत की। अकबर शाह दोम जो है इसने 30 साल, और बहादुर शाह ज़फ़र या बहादुर शाह दोम जो है इसने 19 साल हुकूमत की। बाकी आप ये देख लीजिएगा, कुछ 6 साल, कुछ 90 दिन, कुछ 105 दिन, कुछ साल, कुछ 5 साल, मामूली दिन जो है इन्होंने हुकूमतें की। मोहम्मद शाह रंगीला, सदा रंगीला इसको कहा जाता है, 1739 में इसके दौर में नादर शाह ने इंडिया पर हमला किया। मोहम्मद शाह रंगीला को बैटल ऑफ करनल में शिकस्त दी, करनाल में 3 घंटे से भी कम वक्त में। मज़े की बात यह है कि नादर शाह के पास उस वक्त सिर्फ 55,000 फ़ौजी थे, और मुग़ल फ़ौज के पास 1 लाख फ़ौजी थे। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद शाह रंगीला को शिकस्त हुई, और उसके बाद नादर शाह ने जो तबाही फेरी इंडिया के अंदर और दिल्ली को जिस तरह से लूटा, वापस जाकर उसने अपनी सल्तनत के अंदर 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया। इतनी दौलत वो यहाँ से लूट के लेके गया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके दौर में हुई वो ये है कि उर्दू को कोर्ट लैंग्वेज यानी कि दरबारी ज़ुबान जो है वो डिक्लेयर किया गया। उस वक़्त फ़ारसी की जगह पर उर्दू को कोर्ट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। फिर जो डिक्लाइन शुरू हुआ, हर जो रियासत थी जो जहाँ पर राजे महाराजे हुक्मरानी कर रहे थे, उन्होंने अपना अपना इक़्तिदार संभाल लिया, और मुग़ल सल्तनत जो है वो मुग़ल जो बादशाह था वो सिर्फ सेरेमोनियल सुज़रैनिटी की हद तक रह गया। जिस तरह के आजकल हमारा सदर है, एक सेरेमोनियल ओहदा है, इख्तियारात कोई नहीं है, बिल्कुल उसी तरह उस वक़्त मुग़ल बादशाह भी जो था, इसको बादशाह सारे मानते थे। जितनी भी स्टेट्स थी, छोटे मोटे राजे महाराजे जो हैं इसको बादशाह ही मानते थे, लेकिन करते अपनी मर्ज़ी थे। औरंगज़ेब के दौर में मराठा साम्राज्य जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी ज़मीनें जो वापस हासिल करनी शुरू कर दी मुग़लिया सल्तनत के साथ जंग करके। उसके बाद जो बादशाह था शाह आलम टू, उसने अफ़गानिस्तान मदद के लिए पुकारा। दुरानी एम्पायर का जो अहमद शाह अब्दाली था, जिसको अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, वो जब यहाँ पर आया उसने मराठों को शिकस्त दी। सदाशिवराव भाऊ उस वक़्त उनका चीफ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में, और मुग़लों को कंट्रोल जो है वापस करके वो वापस चला गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसने शाह आलम को यहाँ का बादशाह तो बनाया, लेकिन इसके साथ साथ पेशवा बाजीराव जो उस वक़्त मराठों का वज़ीर आज़म था, उसको ख़त लिखा कि मेरा आपके साथ जंग करने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, मैंने सिर्फ अपनी डिफेंसिव पोजीशन पे जंग की, इसलिए आप अपनी जो ज़मीनें हैं वो वापस ले लें और मेरे साथ आइंदा जंग ना करें। इसके बाद 1771 में 10 साल बाद, अब्दाली के 10 साल बाद, मराठों ने दोबारा मुग़लिया सल्तनत पे कंट्रोल कर लिया, और जो मुग़ल बादशाह था उसको अपनी प्रोटेक्शन में रख लिया। यानी कि कंट्रोल सारे का सारा मराठों का था, और मुग़लिया जो हुकूमत थी वो एक तरह से मुग़ल बादशाह की थी। उसके बाद 1775 से 1818 के बीच में 3 अंग्रेज़ों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की और मराठा साम्राज्य की जंगें हुई। बिल आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और मराठा साम्राज्य जो है वो ख़त्म हो गया। ब्रिटिश जो हैं वो फिर मराठों की जगह पर मुग़ल एम्परर के प्रोटेक्टर बन गए, यानी कि बादशाह मुग़ल था और कंट्रोल ब्रिटिश के पास था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बैटल ऑफ प्लासी जो है वह नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिपा सालार था वो रॉबर्ट क्लाइव था। इस जंग के दौरान मीर जाफ़र ने गद्दार के तौर पे किरदार अदा किया।
मज़े की बात यह है कि ब्रिटिश के पास सिर्फ 3000 फ़ौजी थे और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फ़ौज थी। इस 3000 में से भी सिर्फ 750 ब्रिटिश थे, यूरोपियन थे, बाकी सारे उन्होंने यही हिंदुस्तान से भर्ती किए हुए थे। अब 50,000 फ़ौज में से 35,000 फ़ौज तकरीबन जो है वो मीर जाफ़र के पास थी और मीर जाफ़र वो फ़ौज लेके अलग हो गया। तो टोटल जो फ़ौज थी नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से जो लड़ी वो सिर्फ 12,000 लोग थे। 12,000 के मुकाबले में फिर वो नवाब सिराजुद्दौला हार गया। नवाब सिराजुद्दौला मुगलिया सल्तनत का ही वफ़ादार था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थोड़ी सी बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ईस्वी में इस्टेब्लिश की गई थी और इनके पीक के दौर में 2,60,000 फ़ौजी इनके अंडर काम कर रहे थे। इनके जो ब्रिटिश क्राउन के पास जितनी फ़ौज थी उससे भी डबल फ़ौज इनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी के पास इतनी ज़्यादा फ़ौज हो गई थी। इन्होंने फ़र्स्ट फैक्ट्री जो सूरत में, गुजरात में, इंडिया में कायम की और उसके बाद फिर फैलते चले गए। बंगाल में जब कब्ज़ा इन्होंने कर लिया सिराजुद्दौला के बाद, उसके बाद इन्होंने शाह आलम दोम से एक ख़त लिखवाया, एक लेटर लिया, एक परमिशन लेटर लिया कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करने का काम हम करेंगे। तो बादशाह का ये फरमान लेकर वो हर रियासत में जाते थे और उनको कहते थे हमें टैक्स दो। अगर वो टैक्स नहीं देते थे उनके साथ जंग करते थे और ये एक तरह से लीगल जंग थी, क्योंकि सारी के सारा जो हिंदुस्तान है वो मुग़ल के अंडर था और ये मुग़लों के वफ़ादार थे एक तरह से। मतलब कहने की हद तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मुग़लों के वफ़ादार थी और उन्हीं के नाम पर ये टैक्स इकट्ठा कर रही थी और उन्हीं के नाम पे सारी जंगें करती फिर रही थी। पिछले 2000 साल के अंदर बर्रे सगीर में सिर्फ 17 कहत पड़े भूख के और बरतानवी राज के 200 सालों के अंदर 34 दफ़ा कहत पड़ा, क्योंकि जो बरतानवी जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें खुराक उगाने से कोई मतलब नहीं था। उन्हें इस चीज़ से मतलब था कि आप अफ़ीम उगाएं, ओपियम उगाएं और वो हमें एक्सपोर्ट करने दें। और इसी वजह से इन कहत जो थे इसमें 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग तक मारे गए भूख से। एंग्लो मिसोर वार्स, सुल्तान टीपू और जो अंग्रेज़ों की जंगें थीं, 4 जंगें हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में सरंगापटम में। सरंगापटम जो है ये मैसूर का कैपिटल था। पहली जंग हैदर अली ने जीती, दूसरी जंग टीपू सुल्तान ने जीती, तीसरी जंग में टीपू सुल्तान जो है इसने सरेंडर कर दिया हाफ किंगडम और 3 साल का जब सीज था उसके बाद इसने आधी जो सल्तनत थी उसको सरेंडर कर दिया और बाकी आधी सल्तनत पर हुकूमत कायम रखने के लिए एक ट्रीटी साइन कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रही थी, बल्कि इसके साथ मराठा के जो बचे खुचे थे वो भी सारे इनके साथ थे और इसके अलावा निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी इनके साथ शामिल था। चौथी जंग के अंदर टीपू सुल्तान को फिर शहीद कर दिया गया। जब उसको शहीद किया गया उस वक़्त उसकी फ़ौज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज थी वो टीपू सुल्तान की फ़ौज से 4 गुना ज़्यादा थी। टीपू सुल्तान के एक जो क्रेडिट किया जाता है, ये रॉकेट्स को डेवलप इस तरह किया, इम्प्रूव किया कि उनकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 2 किलोमीटर तक वो रॉकेट्स मार कर सकते थे और ब्रिटिश ने जो रॉकेट्स बनाए उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर ये रॉकेट्स थे। टीपू सुल्तान का असल नाम जो है सुल्तान फ़तेह अली था और इसके अलावा टीपू सुल्तान ने अफ़गानिस्तान, उस्मानी सल्तनत जो उसके और फ्रांस को हेल्प के लिए ख़त लिखा, लेकिन किसी ने भी इसकी कोई मदद नहीं की। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, इसको गदर भी कहा जाता है, जंग आज़ादी भी कहा जाता है, इंडियन म्यूटिनी भी कहा जाता है और सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। इस जंग के अंदर जो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की उनमें लक्ष्मीबाई थी, ये झांसी की रानी थी और मराठा क्वीन थी। इसका असल नाम मणिकर्णिका था। इसके अलावा जो पेशवा था मराठों का, नाना साहब, उसने भी इस जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा। राव तुलाराम राजा रेवाड़ी ये भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा और इसके अलावा बहादुर शाह ज़फ़र जो है इसने मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड की। जंग उस वक़्त शुरू हुई, जंग आज़ादी उस वक़्त शुरू हुई जब इंडियन जो सिपाही थे उनमें जो मुसलमान और हिंदू थे, राइफ़ल का जो कारतूस होता था उसके ऊपर जो खौल लगा होता था उसको उतारने के लिए ज़ुबान के साथ, दांतों के साथ उसको काटना पड़ता था और कहा यह गया कि जो उसके ऊपर खौल लगा है उसकी जो ग्रीस है वो सूर और गाय की चर्बी से बनाई जाती है।
तो इसलिए इन्होंने बगावत की कि मुसलमानों के नज़दीक सूर जो है वो नापाक था, और जो हिंदू थे उनके नज़दीक जो गाय को मारने के बाद उसकी जो चर्बी है उसको निकाल के वो जो ग्रीस बनाई जाती थी वो काबिल कबूल नहीं थी। सिर्फ ये एक अकेली वजह नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सी वजह थी। मुख्तलिफ फ़ौजियों को निकाल देना, मुख्तलिफ फ़ौजियों के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ करना जो उनको पसंद नहीं थी, और इसके अलावा आवाम की भी शोरश जो है वो बर्पा हो रही थी। वो सारी वजूहात मिलकर इस रिबेलियन की, इस गद्दारी की वजह बनी। चार्ल्स कैनिंग उस वक़्त गवर्नर जनरल था इंडिया का जब ये जंग आज़ादी लड़ी गई, और जब सिपाही जो थे, जो अंग्रेज़ के वफ़ादार थे पहले और बाद में फिर वो अगेंस्ट हो गए, मुग़ल दरबार में पहुँचे, तो उस वक़्त बहादुर शाह ज़फ़र ने उनको कहा कि आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? मेरा आपको रखने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो जस्ट एक सिंबॉलिकल बादशाह हूँ, और मेरे पास तो ऐसी कोई फ़ौज नहीं है मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ या आपको मुनज़्ज़म कर सकूँ। उसके बाद जो वो सिपाही आ गए थे मुग़ल कोर्ट के अंदर, दिल्ली दरबार के अंदर, उन्होंने 52 यूरोपियों को कत्ल कर दिया जो शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे छुप रहे थे। अगरचे बहादुर शाह ज़फ़र ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद फिर बहादुर शाह ज़फ़र ने उन सारे जो गद्दार थे, जो उस वक़्त जंग आज़ादी की लड़ रहे थे, उन सब की जो भी उन्होंने किया था उसकी सारी ज़िम्मेदारी कबूल की। बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो ये थे कि इसने जो गद्दार थे उनकी मदद की, उनको जंग लड़ने में उनकी मदद की बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़, और हिंदुस्तान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर संभालने की कोशिश की, और ईसाइयों को कत्ल किया। ये चार्जेस थे उसके ऊपर। उसको चूँकि जब इसने अपने आप को सरेंडर किया उस वक़्त इसने वादा लिया था कि मुझे मारा नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको मारा नहीं गया, बल्कि इसको बर्मा के शहर, म्यांमार के शहर रंगून एग्ज़ाइल कर दिया गया, इसको बैनिश कर दिया गया, और 7 नवंबर 1862 को ये वहीं पर फौत हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोशिश मेरी यही होगी कि अगली वीडियो के अंदर ही जो आज़ादी की मुकम्मल तहरीक थी 1857 से लेके 1947 तक उसको कवर किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।